बच्चे, आज की क्लास में हम लोग कॉमन एंड इफेक्ट के बाद सॉल्ट, बफर और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हम सॉल्ट करेंगे और कॉमन आयन इफेक्ट के कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चे, नोट्स एंड डाउट्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9811232145 विमल सर। चलिए ठीक है, पहले काम करते हैं। पहले कॉमन एंड इफेक्ट का एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। हालांकि कॉमन एंड इफेक्ट के दो तरह के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए थे। एक, अगर कॉमन एंड इफेक्ट में एसिड दे रखा है और उस एसिड का अनायन दे दिया है और इक्वल कंसेंट्रेशन में दे दिया है, तो फिर क्या करना होता था उस केस में? तो उस केस माइनस पीएच इज इक्वल टू पीके बन जाती थी अगर इक्वल दे दिया। हालांकि वो बफर बन जाता है, और बफर की इक्वेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई थी, हेंडरसन इक्वेशन। पर आज की क्लास में जैसे मान लो आपको एसिडिक एसिड दे रखा है, से एसिडिक एसिड गिवन टू इज 0.02 मोलर। ठीक है जी, एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन दे दी, आपको उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दे दिया। मान लो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रहा है 8 इंटू 10⁻⁻6, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दे दिया। अगर आपको सिर्फ ये कहे फाइंड इट्स अल्फा, अगर सिर्फ कहे उसका अल्फा निकालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो तो फॉर्मूला आप जानती हो, अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए बाय सी। यानी कि अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा के की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻6, सी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻2, तो ये आ जाएगा 4 का अंडर रूट 2 और -4 का ये -2, ये अल्फा आ जाएगा। आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपने पीएच भी निकालनी सीखे, मैं रिवाइज भी कराया। तो पीएच का फॉर्मूला होता था -हाफ ऑफ लॉग के ए सी, अगर आपको याद हो तो, जिसमें हम सीधा के पुट करते थे, सी पुट करते थे, लॉग लेके -हाफ करके पीएच भी निकालते थे, आपको याद होगा। पर मान लो अगर आपको ये कहे, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सेम आ रहा है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन, कोई ऐड हो रहा है बच्चा? व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड को ना HAC भी लिखते हैं, ध्यान रखना। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl। अब आपको ये पता चल गया कि HCl तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर सप्रेस्ड। इसी को तो कॉमन इफेक्ट कहते हैं, इसी को तो कॉमन इफेक्ट कहते हैं। पहले मैं आपको जेन्युइनली इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा कि जेन्युइनली करते कैसे हैं, फिर शॉर्टकट की बात करेंगे जैसे लास्ट क्लास में कर रहे थे। मतलब मेरा बच्चा इसको लेस देन 10 सेकेंड, लेस देन 5 सेकेंड में आंसर देगा। पहले जेन्युइन तरीका सीख लेते हैं। एसिडिक एसिड किसमें टूटेगा? एसिडिक एसिड टूटेगा एसीटेट में और H प्लस में। एसिडिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपको दे रखी है, एसिडिक एसिड इज 0.0, जैसे सी लिखते थे ना, हम यहाँ पे सी डैश डैश करते थे ना, फिर सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा करते थे ना, पर आपको H प्लस की वैल्यू दे दी। अब H प्लस कितना दे दिया आपको, जितना ऐड हो रहा है बच्चों को। अब H प्लस की वैल्यू कितनी होगी? अब H प्लस की वैल्यू 0.01 दे दी उसने आपको, 0.01 मोलर दे दी उसने H प्लस की वैल्यू। यानी कि आप इनिशियली लेके चलेंगे, अब इनिशियली 0.01 मोलर HCl की प्रेजेंस दे दी उसने। अब सी में से आप क्या माइनस करते थे? सी अल्फा। यहां भी क्या लिखते थे? सी अल्फा, और यहां क्या लिखेंगे? सी अल्फा प्लस 0.01 मोलर। अब इसका जो के ए होगा,
के ए विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा। यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चे? सी माइनस सी अल्फा। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है, तो हम क्या करेंगे? जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है तो हम इस सी अल्फा को एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हटा देंगे। ठीक है, तो हटा दो इसको। तो मैं यहां पे इग्नोर किसको कर रहा हूं? सी अल्फा फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक काम करते हैं, मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूं। सी अल्फा प्लस 0.01 इज इक्वल टू 0.01 और सी माइनस सी अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी। समझ आ गया क्या कर दिया मैंने? इस रेड वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के ए की वैल्यू आ जाएगी सी अल्फा इंटू 0.0 डिवाइडेड बाय सी। सी से सी कट जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी के ए डिवाइडेड बाय 0.01। के ए कितना था उसका? जरा देख लो के ए कितना था। के ए कितना था उसका? 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻²। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 इंटू 10⁻⁻4। पहले अल्फा कितना आ रहा था? पहले अल्फा आ रहा था 2 इंटू 10⁻²। In presence of strong electrolyte HCl, the degree of dissociation of acetic acid is further suppressed. अल्फा की वैल्यू कम आ गई। ये तो हुआ जेन्युइन करने का तरीका, मतलब आपके स्कूल के एग्जाम में भी आ गया, ऐसे कर सकते हो। आपके स्कूल के पेपर में आ गया, एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन इतनी है, एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है। पहले अल्फा निकालो, अल्फा निकाल लेना, फिर कहेगा व्हाट विल बी इट्स अल्फा इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर, फिर ऐसे करके दिखा देना। ठीक है जी। पर आपने ये फॉर्मूला तो रटे हुआ है कि वीक एसिड का अल्फा क्या होता है, रूट के वैसी। ये सेम फॉर्मूला 12th में भी ध्यान रखना, 12th में आएगा, सॉल्यूशन में भी आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा, है ना बच्ची? सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अल्फा है ना, वो छोड़ दो, 12th में भी आएगा। पर अब हमने ये डायरेक्ट कैसे करना है एग्जाम में? मेरा बच्चा तो लेस देन 5 सेकंड में करेगा, तो टाइम नहीं लगाएगा। आप एक बात को देखो, इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड उसका अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है, ये ना, इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ये वैल्यू आ रही है। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जानते हैं अल्फा क्या हो जाएगा? के ए डिवाइडेड बाय जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइड कर दो। ओरली करो क्वेश्चन, क्यों आप इतना लंबा कर रहे हो? आप देखो ना, आपको के कितना दे रखा था? 8 इंटू 10⁻⁻6। स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻²। दिस डिवाइडेड बाय दिस, अल्फा निकाल दो ना सीधा। नहीं समझे? समझ में आया कैसे किया है? नहीं समझ में अच्छी? तो देखो ना, के की वैल्यू कितनी थी उसकी? 8 इंटू 10⁻⁻6। स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन कितनी ले रहा हूं मैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻²। आप निकाल लो ना अल्फा कितना आ गया, सीधा आ गया 8 इंटू 10⁻²। करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप क्वेश्चन देखो, सीधा आंसर टिक करो। समझ में आया बच्चे? समझ आ गया अनमोल जी? आओ आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बैक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आओ ओरली करेंगे, ओरली। मैं जितना समय उसको डिवाइड करने में लगता ना, उसको आंसर में उतना समय लगेगा। मेरा विजन थोड़ा कमजोर भी है ना, मेरे को पास से कुछ ढंग से दिखता भी नहीं ऐसे। अच्छा, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की शुरू हो गई। लो जी, क्वेश्चन 53 देखते हैं। मतलब स्कूल के पेपर में आएगा तब भी कर लोगे ना?
अब तो एंट्रेंस के हिसाब से कर रहे हैं। 53 देखो, एसिडिक एसिड कितना दे रखा है 0.05, उसका पीके ए दे रखा है। हालांकि अगर यही क्वेश्चन एंट्रेंस में आएगा पीके इतना टफ नहीं देगा। मान लो पीके दे देगा आपको 5, अगर पीके 5 दे दिया तो के ए 10 की पावर -5। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर 4.74 है ना, एक बात मैं बता दूं, अगर ये 4.74 है ना तो इसका के ए आना है 10 की पावर -5, तो आएगा ही आएगा, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0.74 है ना, 1.8 समथिंग आ जाएगा। हम डायरेक्ट निकाल लें। मेरी बात समझे आप? अगर ऐसे होता पी के ए इज इक्वल टू 5.81, तो के ए की वैल्यू कितनी आती है? 5 है ना, ये 10 की पावर -6 होता है, ये एंटी लोग लेते हैं तो घट जाता है। और 0.81 को आप राउंड ऑफ कर देते, इसको कर दो 1.9 समथिंग कर दो, तो हमें तो के से मतलब है। आप समझ आ रही बात? जो भी हो जाएगा समथिंग इतना हो जाएगा। तो आप मैं हमें 10 की मेन पावर से मतलब है। समझ आ गया? चलो अब चलो के आ गया, के आ गया। अगर मान लो आप ये नहीं निकाल पाए, तब भी तो जिसको 4.74 लिखा उसको ये तो पता है 10 की पावर -5 आने वाली है, उसको ये तो पता चल गया। लॉजिक समझ में आया नहीं है? चलो के आ गया। कह रहा है हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड। कह रहा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या होगा जब इतना और इतना HCl होगा। क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डिवाइड करो, क्योंकि आपको HCl दे दिया, HCl का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कॉमन एन इफेक्ट लगेगा। जब कॉमन एन इफेक्ट लगता है, जब कॉमन एन इफेक्ट लगता है तो उसका अल्फा हो जाता है के ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। है ये के अपॉन सी, पर ये सी, ये सी, ये वाला सी नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है। तो तभी मैंने पूरा लिख दिया, मैंने फॉर्मूले में पूरा लिख दिया। के की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय HCl 10 की पावर -2। लो जी आंसर आ गया 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, और इस केस में आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -4। बताओ जी देर कितनी लगी क्वेश्चन करने में? समझ आ गया? ओरली कर लेना क्वेश्चन, पर ध्यान क्या देना है अब ध्यान से समझ लो। कॉमन एन इफेक्ट दो तरह के केस करा दी मैंने। अगर आपको एसिडिक एसिड के साथ एसीटेट यानी कि उस एसिड के अनायन की, उस एसिड के अनायन की कंसंट्रेशन दे देता और इक्वल कंसंट्रेशन दे देता, तो फिर पीएच सीधी पीके से आ जाती है, पीएच सीधी पीके से आ जाती है। पर अगर एसिड वीक एसिड के साथ कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दे देता है और पूछते उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या होगा, अब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाला जाएगा? सीधा ऐसे निकाल दिया जाएगा। समझ आ गई बात जी? ऐसे ही वीक बेस के साथ कर देंगे, वीक बेस का भी क्वेश्चन करा दूं। हाँ, पर मान लो यही क्वेश्चन आपके स्कूल के पेपर में आ गया, अब नंबर देखो कैसे मिलेंगे। आपको सबसे पहले इसका अल्फा बताना होगा, जो रूट के ए बाई सी से निकालते हैं। रूट के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। पहले आप अल्फा ऐसे निकाल के दिखाएंगे कि भैया ये रहा इसका अल्फा, फिर पूछे इसके अल्फा का क्या होगा फर्स्ट केस इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोल ऑफ HCl, फिर जैसे मैंने पीछे करके दिखाया फिर वैसे करके दिखाएंगे। पर जब पीछे जब करके दिखाया उस पर किसको इग्नोर कर देंगे? सी अल्फा को। किस में से? जहां वो प्लस में आ रहा होगा, जहां वो माइनस में आ रहा होगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से सी अल्फा को इग्नोर नहीं करेंगे। आपका अल्टीमेटली क्वेश्चन का आंसर तो भैया आएगा। समझ में आ गया? बोलो बच्चे। चलिए अब ये क्वेश्चन भी अब आपको हो जाना चाहिए। हटा दूं इसको? फिफ्टी 54 देखिए, क्वेश्चन देखिए। डाइमिथाइल अमीन का ये के दे रखा है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट के दे रखा है। अब 11th क्लास के बच्चे को इतना पता है कि एसिड है बेस है, पर जो 12th क्लास का बच्चा बैठा है उसको पता है बेस है। डाइमिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन, ये अमीन चैप्टर में से उसको पढ़ के आया, वो अमीन बेस ही होते हैं।
ठीक है ना बच्चे? तो ये के ए है, के बी है? बोलो, ये के बी है। एमीन जो होते हैं बेस भी होते हैं, लोन पेयर होता है। तो के बी इज 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴। इतनी बात समझ में आ गई? बेस की के बी दे दी। कह रहा है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा इतने मोलर में। ये तो वही क्वेश्चन हो गया। यानी कि बच्चा क्या करेगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बी बाय सी। ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सीबीएसई के बैच में बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जाके देखो सीबीएसई के लेक्चर पे, पता चल जाएगा सबने कितने क्वेश्चन कराए हैं। और आपके एंट्रेंस के बैच में भी ऐसे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। ये तो अल्फा हो गया, अल्फा आ जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन देखिए। कह रहा व्हाट परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइलएमिन इज आयोनाइज्ड। अल्फा नहीं मांग रहा, अल्फा इंटू 100 मांग रहा है बस। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट इज आयोनाइज्ड। अल्फा होता है एक में से, परसेंटेज होती है अल्फा ही मांग रहा है, अल्फा इंटू 100 ही मांग रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है। इफ इट ऑल्सो कंटेन 0.1 मोलर एनी में, तो वही बात होगी। जब एक वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया था तो उसका के ए था, सॉरी उसका अल्फा था के ए अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस केस में उसका अल्फा होगा के बी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब उसका के बी कितना है, 5.4 इंटू 10⁻⁻, डिवाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस कितना दे दिया, 10⁻⁻। तो आंसर आ गया 5.4 इंटू 10⁻⁻। अल्फा आ गया, परसेंटेज मांगिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.54। समझ आ गया जी? ओरली क्वेश्चन हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है। एंड बिलीव मी बच्चे क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, सीबीएसई के बैच में बच्चे छोड़ जाते हैं क्वेश्चन, ओरली क्वेश्चन हो रहा है बच्चे। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन क्यों इतने अच्छे हैं, क्यों अच्छा रेट कर रहा हूं, इसने एनसीईआरटी ने देखो कितनी समझदारी करी है। एक क्वेश्चन एसिड के लिए दे दिया और एक क्वेश्चन बेस के लिए दे दिया। पर अगर इसको स्कूल के पेपर में करता हो अलग बात है। आप मान लो जेई का पेपर दे रहे हो, नीट का पेपर दे रहे हो, आपने सीधा देखा केबी, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस, अरे डिवाइड कर अल्फा आ गया, खत्म। ठीक है बच्चे, कर लेंगे अब, बोलो। उधर चलते हैं। देखिए अब ये फॉर्मूला आपके सामने कर लोगे बच्चे, बोलिए। और ऐसे ही अगर वीक बेस के लिए आएगा तो उसका हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू के बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। चले आगे, देखिए देखिए अब बात करेंगे सॉल्ट की। देखो सॉल्ट जो होता है आप जानते हैं 4 कैटेगरी का होता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया ओसीबीएसई के बैच में। पहला सॉल्ट जो होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपने ये ध्यान रखना है इसकी पीएच जो होती है हमेशा क्या आएगी। आप इसमें जितना मर्जी पानी डाल लो, जितना मर्जी इसमें से पानी निकाल लो, जितना मर्जी इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी सॉल्ट डालो, सॉल्ट निकाल लो, पीएच को कोई फर्क नहीं। यानी कि इसके एग्जांपल तो आपको पता ही है, NaCl, NaOH, HCl, KBr, KOH, HBr, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, K2SO4, KOH, H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कली मेटल जो होते हैं ग्रुप 1 वाले बेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं बच्चे, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। पोटाशियम नाइट्रेट, KOH, HNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी बात नहीं करेंगे, ये न्यूट्रल ही होंगे। सेकंड कैटेगरी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ये जो सॉल्ट होंगे बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होंगे, इनकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। इनके एग्जांपल पहले मैं लिख देता हूं, फिर इसका फॉर्मूले लिखूंगा जो भी होते हैं इसके अंदर। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। वीक एसिड ये देखो ना, कार्बन वाले एसिड तो वीक ही होते हैं, देखो एसिटेट आयन, और सोडियम डाल दो इसके अंदर, सोडियम एसिटेट,
तो किसका सॉल्ट बन जाएगा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली मेटल तो दिख ही रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस आई है। और कार्बन वाला एसिड क्या होगा? कार्बन वाला एसिड तो वीक होगा। सोडियम कार्बोनेट NaOH और H2CO3। H2CO3 में कार्बन आ गया तो वीक एसिड ही होगा। समझ आ रही बात जी? नहीं आ रही? सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड में कार्बन है तो वीक ही होगा। पोटाशियम साइनाइड सोडियम बेंजोएट ये वही तो है जो आप मोमोज खाते हो उसमें डालते हैं, सोडियम बेंजोएट। कितने स्वाद से खाते हो सोडियम बेंजोएट को आप। तो ये सब एग्जांपल बन जाएंगे। सोडियम फिनॉक्साइड ये NaOH बना देगा स्ट्रॉन्ग बेस, ये फिनोल बना देगा वीक एसिड। सोडियम फिनॉक्साइड, ये सारे वही केस होंगे। देखो, आपने इस केस में 3 फॉर्मूले करने हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा एग्जाम। पहला फॉर्मूला होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। जब हाइड्रोलाइज होगा सॉल्ट, जब सॉल्ट हाइड्रोलाइज होगा, जैसे सॉल्ट है वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनाएगा? वो बेस बनाएगा प्लस एसिड बनाएगा। तो उसका इक्विलिब्रियम का कोई ना कोई तो KH होगा ना। तो उसके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है KW/KA। याद करने का तरीका बता देता हूं। नीचे क्या है? एक बात बताओ, वीक एसिड का के ही तो होता है ना। वीक एसिड का के ही तो होता है। KW की वैल्यू तो आपको बचपन से याद है, 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। इसको क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब होता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इट। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता था? हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिड इज डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इट। ऐसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा? कितने मोल उसके हाइड्रोलाइज हो गए फ्रॉम 1 मोल ऑफ इट। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ KH/C। अच्छा, याद करो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था? अल्फा का फॉर्मूला होता था ना √K/C। इसका फॉर्मूला हो जाएगा √KH/C, क्योंकि सॉल्ट है तो उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लगाऊंगा ना। उसका अंडर रूट एसिड का क्या होता था? अल्फा याद है? वीक एसिड का अल्फा अभी तो करा के आए हो, KA/C। एक एसिड का कांस्टेंट Ka होता है, पर यहाँ सॉल्ट है तो सॉल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा? √KH/C। अच्छा बताना बच्चों, √KH/C, √KH/C। KH की वैल्यू अभी तो लिख के आया मैं, क्या होती है? KW/KA। KW/KA, KH की वैल्यू आ गई इंटू C। समझ में आ गई बात जी? अब आती है बात इसकी पीएच की। अभी मैंने लिखा कि इनकी पीएच 7 होती है, 7 से ज्यादा, 7 से कम, 7 से ज्यादा। तो इनकी पीएच हो जाएगी 7 प्लस हाफ ऑफ 7 प्लस हाफ ऑफ। ये सीबीएसई के लिए मत करना क्योंकि एनसीईआरटी में फॉर्मूले नहीं दे रखे। 7 प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, हाफ ऑफ पी के ए प्लस में लॉग ऑफ सी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालेंगे। जैसे अगर आपको ये कह दे कि KCl एक सॉल्ट है जो 0.2 मोलर है, फाइंड इट्स पीएच इफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HCl इज 6 इंटू 10⁻⁻⁶। तो आंसर तो बड़ा आसान हो जाएगा। पीएच निकालनी है 7 प्लस, आपने देख लिया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन है, और वैसे भी पता क्या चलेगा वीक एसिड है। अगर आपको के दे रखा है तो वीक एसिड ही होना है, के भी तो दिया ही नहीं हुआ तो स्ट्रॉन्ग बेस ही होना है। हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? पी के ए प्लस लॉग ऑफ सी। आप आंसर निकालते रहना, प्लस हाफ ऑफ पीके का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए, माइनस ऑफ लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ सी। सी कितना है? चलो इसको 0.1 कर देते ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए हमारी।
10⁻⁻1। अब आपको इसकी के की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ है ये रही। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करा दिए जिसमें के की वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। के की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व तो करना, और करना ही क्या है, 7 प्लस समथिंग आएगा इसका आंसर। समझ में आ गया जी। ये कौन सा केस हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड। अब आगे देखते हैं थर्ड कैटेगरी क्या होगी। थर्ड कैटेगरी होगी सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है जी। अब बताओ, खुद ही समझ जाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, पीएच जो होगी <7 होगी, सॉल्यूशन जो होगा ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, फॉर्मेलिटी ये आपको आती है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ये बताएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता ही है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, इस तरीके से। अब जैसे ये है मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, मिथाइल अमोनियम। अब देखो ये ऑर्गेनिक बेस है, ऑर्गेनिक बेस भी वीक होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक बेस भी वीक होते हैं। तो आप देख जाओगे कि ये तो HCl है, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। मिथाइलमीन ये वीक बेस बनाएगा, तो ये सॉल्ट हो गया ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, आप इजिली ढूंढ सकते हो। एनिलीनियम C6H5, C6H5 NH3 प्लस, इसको एनिलीनियम कहते हैं। देखो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, उसको एनिलीन कहते हैं। एक H प्लस ले लेगा तो एनिलीनियम बन जाएगा। जब भी N पे प्लस चार्ज आता है तो EM सफिक्स लगता है, EM। जैसे आप इसको क्या कहते हो, अमोनिया, और N के पास 4H आगे, चार्ज प्लस आ गया तो इसके पास नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम। तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एनिलीनियम नाइट्रेट, एनिलीनियम नाइट्रेट। अब नाइट्रेट क्या बनाएगा, एनिलीनियम क्या बनाएगा, वीक बेस। तो ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, पीएच विल बी <7। ठीक है बच्चे, अब तक क्लियर होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट केएच क्या होगा। इसका केएच का फॉर्मूला ठीक वैसे ही फॉर्मूला होगा जैसे उसका था। उसका फॉर्मूला क्या था वीक एसिड वाले में, के डब्ल्यू अपॉन के ए था ना, इसके फॉर्मूले में आएगा के डब्ल्यू अपॉन के बी। इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या था, अंडर रूट ऑफ के एच बाय सी, इसका भी के एच बाय सी। यानी कि के एच की वैल्यू क्या है, के डब्ल्यू अपॉन के बी सी, ये इसका एच हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और इसकी बात आती है पीएच की। आपको पता है आज से कई साल पहले, 2006 से पहले, ये सारे डेरिवेशन 11th क्लास में हुआ करते थे, हम पढ़ाते थे बच्चों को। अब डेरिवेशन तो छोड़ो, फॉर्मूला भी नहीं है, पर आपको जेई नीट के लिए फॉर्मूले तो करने पड़ेंगे बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। पीएच का फॉर्मूले में क्या आएगा, 7 प्लस है 7 माइनस, 7 माइनस, क्योंकि एसिडिक है, हाफ ऑफ। फॉर्मूला लगभग वैसा ही है, उसमें था पी के ए प्लस लॉग सी, इसमें आएगा पी के बी प्लस में लॉग ऑफ सी। समझ में आ गई बात बच्चों, आगे देखते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि आपके पास अमोनियम क्लोराइड है 0.001 मोलर, और केबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज, सीधा पुट कर देते हैं 10⁻⁻6 कर देते हैं इसको। फाइंड its hydrolysis constant, its degree of hydrolysis, and also find its pH। तो पहले तो KH का फॉर्मूला हो जाएगा, KH का फॉर्मूला हो जाएगा KW अपॉन C। KW कितना है, 10⁻14। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 10⁻³ तो पहले तो आपके पास क्या आ गया, KH। फिर आप निकालेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H, H इज इक्वल टू अंडर रूट KW, के डब्ल्यू अपॉन के बी सी, वैल्यूज पुट कर दो।
Kw की वैल्यू कितनी होती है 10 raised to the power माइनस, Kb की वैल्यू दे रखी है 10 raised to the power माइनस, C की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 raised to the power माइनस 3, तो कितना आ जाएगा -9। -9 एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा चेंज कर दें ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। हमने इतना डिटेल में जाके क्या करना है, 0.01 मोलर कर दो इसको, चल भाई। तो अभी हो गया 10⁻², तो -8 हो जाएगा, -8 ऊपर आके -6 हो जाएगा, -3 आ जाएगा H की वैल्यू। ठीक है जी। अब बात करते हैं पीएच की। पीएच का फॉर्मूला सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला लगाना है 7 माइनस हाफ ऑफ पी के ए प्लस ऑफ लॉग ऑफ सी। अब 7 माइनस हाफ, आपके पास के बी तो के बी सॉरी के बी, आपके पास के बी तो है ही है, तो पी के बी सीधा नहीं आ जाएगा 6 प्लस लॉग सी की वैल्यू प्लस लॉग 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा -2, तो ये log 10 मतलब -2 नीचे आ जाएगा, तो 6 -2 कितना हो जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 2, 7 -2 कितना आ जाएगा, आंसर इज, तो आंसर 5। समझ आ गई बात जी, सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करना। नेक्स्ट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब दोनों ही वीक हो जाएंगे बच्चों, जैसे अमोनियम साइनाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों ही वीक है, कार्बन आ गए ना। जैसे अमोनियम फ्लोराइड, आप जरा इसमें देखना फ्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वीक होता है, बच्चा सोचता है HF जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, HF वीक एसिड होता है बच्चा, HF एक वीक एसिड होता है, ध्यान रखना इस बात को, दोनों ही वीक है इसके अंदर। अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्राइट ये तो वीक होता ही है, HNO2 वीक एसिड होता है, अगर ये होता है HNO3, HNO3 स्ट्रॉन्ग होता है, तो HNO3 स्ट्रॉन्ग होता है, HNO2 वीक होता है, तो दोनों ही वीक है, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड ना वीक बेस बन गया। अब जैसे इसको देखो, मिथाइल अमोनियम एसीटेट, मिथाइल अमोनियम एसीटेट, मिथाइल अमोनियम एसीटेट क्या हो जाएगा, अभी मिथाइल अमीन बनाएगा, मिथाइल अमीन क्या होता है वीक, वीक बेस, अभी तो मैंने बताया ऑर्गेनिक बेस वीक ही होते हैं बच्चों, ये ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड ही बनाएगा, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ही तो बन रहा है। एनालिनियम एसीटेट C6H5NH3 एनालिनियम, और ये एसीटेट, तो ये लो जी वीक एसिड और वीक बेस बन गया, सॉल्ट आपके सामने पड़ा हुआ है। इसका जो KH होता है, KH मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अच्छा, उसके पैरों में क्या आ रहा था जब वीक एसिड था, तो Ka, वीक बेस था तो क्या आ रहा था Kb, अब इसमें दोनों ही वीक हैं तो Ka इंटू Kb नहीं आएगा, दोनों आएंगे नहीं आएंगे, दोनों आगे। उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या आ रहा था, √KH/C, यहां C आएगा ही नहीं, यहां C नहीं है, यानी कि वीक एसिड वीक बेस का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बफर बन जाता है, ये वीक एसिड वीक बेस बफर बन जाता है, ये पीएच को बदलने नहीं देगा, इंडिपेंडेंट। अगर पीएच सी पे डिपेंड नहीं करेगी तो पीएच के फॉर्मूले में 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए आएगा और पी के बी आएगा, क्या सी आया है इसमें, यानी कि द पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ इसकी वीक एसिड वीक बेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन, यानी कि बफर बन गया, उसको सी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बफर बन गया तो, यानी कि इट्स पीएच इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इसीलिए इसीलिए इट इज अ बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस,
जो अकेले सिंगल सब्सटेंस बफर बनते हैं उनकी फिर निशानी क्या होनी चाहिए? जो अकेला सब्सटेंस को बफर बनना है, सिर्फ एक ही चीज है, कोई मिक्सचर नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं, अगर उसको बफर बनना है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो सॉल्ट होना चाहिए, वीक एसिड और वीक बेस का। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पूछे इनमें से कौन सा बफर है, और अकेली चीज लिखी हुई है, और अकेली चीज बफर तब होगी जब दोनों के दोनों एसिड और बेस दोनों वीक बने, वो अकेला बफर बन जाएगा। बफर ऑफ मिक्सचर का कंडीशन अलग होती है, उसको छोड़ दो, बात करेंगे। तो अगर सिंगल सब्सटेंस को बफर बनना है, इट हैज टू बी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये सारे बफर के एग्जांपल लिखे मैंने आपके सामने, सारे। यानी कि अगर कभी कभी ऐसे भी कंफ्यूज कर देते हैं, क्या हो रहा है कौन, चलो, अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ये एक सॉल्ट है, इसकी पीएच इतनी है, इसकी पीएच इतनी है, व्हाट विल बी इट्स पीएच इफ इट इज डाइल्यूटेड बाय 1/100 टाइम? अरे भाई सेम ही रहेगी, पीएच सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों मेरे हिसाब से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आपकी ना वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कोई फॉर्मूला है, ना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, छोड़ के मत जाना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस करो, करनी है तो। अब कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चा सोचते है पी के ए प्लस में था या पी के बी प्लस में था, ये नहीं पता आ रहा, आगे बीच में प्लस था या माइनस था, ये भी नहीं याद आ रहा। अगर आपको याद हो ना फॉर्मूला, अभी मैंने लिखे हैं, अभी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, जिस फॉर्मूले में पी के ए है ना, उसमें 7 में प्लस है, और जिस क्वेश्चन में पी के बी है ना, उसमें 7 में फॉर्मूले में माइनस है। आपको दिखाता हूं, ये देखो, 7 माइनस पी के बी है ना, तो पी के बी के आगे माइनस आ रहा है। और वीक एसिड वाले में देखो, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो 7 प्लस हाफ ऑफ पी के है ना, यानी पी के आगे साइन क्या रहेगा? प्लस, और पी के बी के आगे साइन क्या रहेगा? माइनस। याद कर लोगे अब? बाकी याद करने का तरीका आप भी अपने अपने निकालते रहते हो, बच्चा अपने हिसाब से खोजबीन करते रहता है, इसको सर ऐसे भी तो कर सकता है, सर इसको ऐसे भी आप अपने हिसाब से दोस्तों सोचो क्या करना है। अब याद रहेगा, गलती तो नहीं होगी। पीके ए प्लस में है और पीके बी माइनस। आज गलती करिए, ये एग्जाम में आया था आपके, उल्टा कर दिया। देखो ये कॉमन मिस्टेक है, बच्ची खुद कह रही है कि मैंने पेपर में आज गलती करी है, कोई भी कर सकता है गलती। और पता है एक ऑप्शन उन्होंने क्या बनाई होगी, एक ऑप्शन बनाई होगी उसने पीके बी माइनस पीके से। अब भाई आपको फोर्स्ड एरर तो कराएगा ना, जबरदस्ती तो गलती कराएगा ना आपसे, ये कॉमन है बच्चे। तो याद करने का तरीका क्या है, पीके वीक होता है, वीक के लिए होता है, और जब वीक होता है तो उसके आगे 7 प्लस समथिंग लगता है, क्योंकि वीक एसिड होगा तो 7 से ज्यादा हो जाएगी है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के केस में। तो तरीका ये, प्लस लगाओ, हाफ लगाओ, अगर ये माइनस लगाना है तो फिर आप पीके बी माइनस पीके करो। बस आप एक चीज अपने आप को समझा लो, क्या पीके के आगे प्लस लगेगा और पीके बी के आगे माइनस, तो याद रहेगा, तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, आप फॉर्मूला लिख सकते हो। समझ में आ गई बात जी? तो अगर जैसे अगर आपको ये कहे कि के ए ऑफ HNO2, Ka of HNO2 is 10 raised to minus 5 and Kb of HCl is 10 raised to minus 6. Find pH of HCl, KCl. Sorry, हाँ, sorry, दोनों एसिड लिख दिया ना, of ammonium hydroxide. Find pH of ammonium cyanide. तो pH का फॉर्मूला लगेगा, सीधा लगेगा 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। मैंने कहा ना इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना बच्चे, पीछे वालों को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि एनसीईआरटी से डिलीटेड है फॉर्मूले में, तो वो चांस ही कम हो जाता है। पर आपके इंस्टीट्यूट वाले पूछ लेते हैं, फिर इसलिए करा रहा हूं, अदरवाइज मैं कहूंगा उसको पहले इसको करो, हाफ हो के ए कितना है, के ए ये रहा, तो पी के सीधा कितना आ जाएगा, माइनस पी के भी सीधा कितना आ जाएगा, 5, ये 1 आ जाएगा, 0.5। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 7.5। और अगर आपको सीधा क्वेश्चन कह दें
कि भैया अमोनियम साइनाइड की पीएच इतनी है, व्हाट विल बी इट्स पीएच इफ इन दिस सॉल्यूशन 100 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू इट। अरे भाई सेम ही रहनी है। क्यों सेम रहनी है? क्योंकि बफर है और बफर की पीएच कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती, जिसकी कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती वो चीज जो है वो चीज जो है वो क्या बन जाती है? बफर बन जाती है। सी तो होगा नहीं ना उसमें, इसके फॉर्मूले सी, और जिसके फॉर्मूले सी नहीं आ रहा बफर ही बन गई। बफर क्या होता है? विच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस इज एडेड टू इट। तो बफर के एग्जांपल बन सकते हैं। बफर शुरू कर रहे हैं, टेंशन मत लो आप। समझ में आ गया बच्चे? अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल आपको आइडिया लग गया क्वेश्चन कैसे करने हैं। चले आगे, आओ फिर बफर की बात भी करते हैं। देखो बफर की बात मैं बातों में काफी कर चुका हूं। विच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। अब बफर होता है दो तरीके का, बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस। अब सिंगल सब्सटेंस की मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि इसकी मैं बात कर चुका हूं। अकेली चीज बफर तब बनती है अगर वो सॉल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस का। अरे किसी जमाने में तो इसका मैकेनिज्म भी हुआ करता था कि कैसे बफर का काम करेगा। आप लोगों की तो किस्मत अच्छी हो गई, ये सब हटा दिया। अब इसके एग्जांपल नहीं कर रहा मैं, एग्जांपल ये लिखे तो है वीक एसिड वीक बेस के सारे, ये सारे वीक एसिड सारे बफर है, सारे बफर है। अब आता है बफर ऑफ मिक्सचर। बफर मिक्सचर की तरह भी काम, बफर ऑफ मिक्सचर। इसमें एक होता है एसिडिक बफर, जिसकी बात हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। नहीं, एसिडिक बफर ये मिक्सचर होगा, ये मिक्सचर होगा वीक एसिड का प्लस सॉल्ट का। सॉल्ट किसका होगा? सॉल्ट इसी वीक एसिड का होगा, पर किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। आओ जरा कुछ एग्जांपल हो जाए फिर न्यूमेरिकल करते हैं इसके। न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में करा भी दिए थे थोड़े बहुत। यू कैन पिक एनी वीक एसिड जो आपके मन में आए। चलो सर एसिडिक एसिड प्लस, अब आपने इसी एसिडिक एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब है एच हटाओ पहले तो। आप इसके एसिड का एच हटा दो, एच हटा के स्ट्रॉन्ग बेस ग्रुप वन का कोई भी कटायन जो आपके दिल में आ रहा डाल दो, सोडियम डाल दो। लो जी, बन गया बफर। अब याद करो, अब याद करो मैं लास्ट क्लास में क्या कह रहा था कि एसिडिक एसिड दिया हुआ है 0.05 मोलर, उसमें एसीटेट डाल दिया 0.05, बराबर का बराबर मिक्स कर दिया। तो उसमें तो क्वेश्चन सीधा करते थे, पीएच कैसे निकाल देते? सीधी पीके से निकाल देते, नहीं निकाल देते? बफर तो बन गया ये। आओ देखते हैं, कोई और वीक एसिड बोलो। बच्चे कहते हैं सर HCl, इसी HCl का सॉल्ट बोलो, एच को हटा के ग्रुप वन का कोई भी कटायन डाल दो, बफर बन गया नहीं बन गया? कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, यस सर, एच को हटा के सोडियम डाल दो, ये वही तो है जो आपके ब्लड में काम करता है बफर का। यानी कि आपके ब्लड में जो भी पानी जा रहा है, जो भी पानी निकल रहा है, जो भी एसिड जा रहा है, जो भी बेस जा रहा है, आपका ब्लड पीएच को चेंज करने से मना कर देता है, रेजिस्ट करता है, इसलिए बफर का काम करता है। 7.3 बफर रहती है उसकी पीएच वैल्यू, 7.3 से 7.4 भी हो सकती है। पर अगर आपके ब्लड की पीएच बदल गई तो ब्लड कोगुलेट, प्रेसिपिटेट होने लगता है, क्लोट बनने लगते हैं आपके ब्लड के अंदर। ये एक प्रोटीन की नेचर होती है, पीएच के साथ वो प्रेसिपिटेट करने लगता है उसका प्रोटीन। जैसे ब्लड है, जैसे एग है, प्रोटीन उसका प्रेसिपिटेट कर जाता है, पीएच और टेम्परेचर बदल दो तो। चलिए एक और वीक एसिड जो आपके मन में आता है, कोई भी एक बच्चा बोले वीक एसिड, सर मेरे दिमाग में ही आ रहा है HNO2, शानदार एग्जांपल। चलिए अब H को हटा दो, H को हटा दो, KNO2। तो मतलब आप क्या सीख रहे हैं? आप ये सीख रहे हैं कि ये नहीं कि जो एग्जांपल हमारे गुरुजी लिख रहे हैं हम वही एग्जांपल याद करके जाएंगे। आप 36 एग्जांपल खुद बना लो अपने आप। चलो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH। हालांकि बेंजोइक एसिड आपको ये सिखाया ना, पर जो बेंजीन होती है C6H6 होती है, पर बेंजीन के कहीं पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो उसका H हट के कुछ आता है, तो C6H5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। H, अब H हटाओ इसका, सोडियम बेंजोएट, बच्चे को खूब याद आता है क्योंकि वो मोमोज में खुश होके खाता है, सोडियम बेंजोएट। चलो जी,
हालांकि सोडियम बेंजोएट जैम में, पिकल में, स्क्वैश में, सब में डालते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव डालते हैं इसको। जितने भी पैक्ड फूड खाते हो सब में सोडियम बेंजोएट होता है। चलो कोई और बोल, अनमोल जी बोलेंगे कोई एक वीक एसिड जो आपको याद आता हो। ऑक्सैलिक एसिड ले लो, वीक ही होता है। फॉर्मिक एसिड ले लें, जो मधुमक्खी वो जो काटती है, फॉर्मिक एसिड ले लिया। अब बताओ, फॉर्मिक एसिड का एच हटाओ, ग्रुप वन का कोई कटायन डाल दो, पोटेशियम। ढूंढ लोगे बच्चों? पक्का? अब बात करते हैं इसकी पीएच की। इसकी पीएच देती है हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन, इसकी पीएच का फॉर्मूला होता है पीके प्लस, जो लास्ट क्लास में बात कर रहा था, लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये लॉग के साथ पूरा ब्रैकेट है भाई, ध्यान रखना ऐसे। और एक और बात सोचो, हेंडरसन इक्वेशन में मानता हूं सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं लिखी, पर क्वेश्चन क्यों आ सकता है? क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वही एसिडिक एसिड इज 0.05, what will be its pH if 0.05 molar acetate is also present। तो आप खुद सोचो, अगर एसिडिक एसिड आपको दे दिया 0.05 और कह रहा है एसीटेट आयन भी कितना है, 0.0, अरे ये तो बफर हो गया, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है जी, तो फिर आपको दोनों की कंसेंट्रेशन बराबर दे दी, ये तो मैंने सिखाया था आपको लास्ट क्लास में, दोनों की कंसेंट्रेशन बराबर दे दी। अब मान लो इसका के दे रखा है एसिडिक एसिड का 10⁻⁵, फाइंड पीएच, आंसर 5। आंसर 5 कैसे? ये तो देखना नहीं, सब में आ गया बच्चे। इसीलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब हेंडरसन इक्वेशन कोई आपको मिसगाइड करे कि नहीं आ सकती, आ सकती है। किस बेसिस पे आ सकती है? क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे। मैं आपको दोबारा सबूत दिखा देता हूँ, सबूत दिखा दूं फिर क्वेश्चन कराते हैं। तो असले आ जाओ, एक मिनट रुक जाओ मेरी बच्ची। अच्छा ये लो जी, क्वेश्चन आ गया। लो जी लो, आ गया जी क्वेश्चन। एसिटिक एसिड पॉइंट, एनसीईआरटी का ना, एसिटिक एसिड 0.05 दे रखा है, कह रहा है एसिटेट आयन भी 0.05 बराबर दे दिए। एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन मिलके क्या बना देंगे? बफर। पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? पीके ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट और एसिड बराबर बराबर है, कट गए, तो पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये देखो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के। ये देखो ना, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या आ रही है? देखो 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 क्या आ रही है, माइनस लॉग ऑफ क्या है ये? माइनस लॉग ऑफ के। यानी कि पीएच तो पीके के इक्वल ही आ गई, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। लॉजिक समझ में आ गया? इसीलिए आ सकता है क्वेश्चन आपको। कन्विंस्ड? और अभी एक और करा रहा हूं, ये भी क्वेश्चन बफर का है, दिखाता हूं अभी बफर का कैसे बनेगा क्वेश्चन। बेसिक बफर का क्वेश्चन बनेगा, अभी करके दिखा रहा हूं। लास्ट क्लास में इसको किया था ना हमने, लास्ट क्लास में कराया था ना, अभी करा रहा हूं, पहले ये देख लो। पर अगर आपको ये आ गया तो, अगर ये कर देता एसिटिक एसिड, लो, अगर ये कर देता एसिटिक एसिड इज 0.05 मोलर एंड एसिटेट, सोडियम एसिटेट इज 0.5 मोलर, 10 गुना हो गया सॉल्ट, सॉल्ट 10 गुना हो गया, लॉग 10 कितना होता है? 1, तो 1 और पी के 5, 5 प्लस 1, आंसर 6। समझ आ गई बात जी? आगे बढ़े, ऐसे कर सकते हैं। यहां आपको कहता है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू मेक पीएच 4, पीएच 4 करनी है, एक कम करनी है पीएच। तो एसिड कितना दे रखा है? 0.0, एस सॉल्ट उससे एक और जीरो कम कर दो, 0.00, आंसर 0.005 मोलर। समझा की बात जी? अरे क्लियर होगी बात?
अभी एंडरसन इक्वेशन को और तो क्वेश्चन करेंगे, पहले तो आइडिया दे रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे आप बोलो। एसिड है और साथ में जो सॉल्ट है वो वीक बेस और वीक एसिड है। नहीं मतलब फिर तो कुछ और आओ जी। अब बेसिक बफर की बात कर ले सीधी। बेसिक बफर इट इज अ मिक्सचर, किस किस का मिक्सचर होगा? ये मिक्सचर होगा वीक प्लस सॉल्ट। सॉल्ट किसका? उसी वीक बेस का विद। आओ जरा एग्जांपल ढूंढते हैं। पहले एक वीक बेस ढूंढो। लो जी वीक बेस ले आया बच्चा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब OH को हटाओ। OH को हटा के ऐसा अनायन डालो जो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता हो, ऐसा अनायन जो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता हो, Cl। और चलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऐसा अनायन, OH को हटा के नाइट्रेट लगा दूं। चलो एक और बच्चा एग्जांपल बोलेगा। चलो आज एक एग्जांपल बच्चे की तरफ से भी हो जाए। चलो बोलो जी स्ट्रॉन्ग वीक बेस बोलो जो आपके मन में आ रहा है। वीक बेस। आई शाबाश। वीक एसिड नहीं मांग रहा मैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं, कहां चले गए OH। अभी लिख के आया हूं पीछे में, वीक बेस के एग्जांपल लिख के आया हूं। अभी वीक बेस लिख के आया हूं मैं। एनिलीन, मिथाइलमीन, अरे तुम तो 12th वाले बता सकते थे। चलो मिथाइलमीन CH3। अब इसी मिथाइलमीन का सॉल्ट बना दो मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। चलो एक सॉल्ट मैंने बताया था, एनिलीन बताया था, एनिलीन। चलो एनिलीन क्या होती है? C6H5NH2 वीक बेस। अब क्या करोगे? C6H5NH3 प्लस Cl माइनस डाल दोगे तो HCl आ जाएगा। सल्फेट डाल सकते हो, नाइट्रेट, नाइट्रेट डाल दो। समझ में आ गया? पर मैं बताऊं क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बफर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बफर। भाई साहब ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे आपको, बहुत मिलेंगे आपको। इनकी प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ कि मैं देख के आंसर दूं। अब इसकी पीएच नहीं निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है किसका? पीओएच का। इसकी पीओएच का फॉर्मूला आता है पी के बी, ताकि इक्वेशन थोड़ी मिलती जुलती हो जाए ना। प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। फिर इस पीओएच को पीएच निकालने के लिए क्या करोगे? 14 माइनस पी। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए, हमने कई बार एक क्वेश्चन को डिटेल में कर लिया। ठीक है बच्चों, चलें आगे। और अगर सॉल्ट और बेस इक्वल देने आपको तो पीओएच इज इक्वल टू पी के बी, और उसमें से सीधा क्वेश्चन कर लेंगे। दिखाऊं क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन कर देता हूं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड is 0.2 molar, ammonium chloride taken is 0.02 molar, find its pH, if Kb of ammonium hydroxide is 10 raised to minus 6। तो आंसर आ जाएगा, पहले POH निकालेंगे। 6 कौन बोला? पहले पीकेबी इसकी 6 आ जाएगी। अब ये बेस दे रखा है, ये सॉल्ट दे रखा है, ये 10 के बाद -1 आएगी, 10 के बाद -1 आएगी तो -1 हो जाएगी। तो कितनी आ गई? पीओएच कितनी आ गई? 5। पर हमें निकालनी क्या थी? पीएच क्या आ जाएगी? 14 माइनस 5, आंसर 9। ये क्वेश्चन करो करने दो, हैंडरसन इक्वेशन आ सकती है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, पर आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है आओ दिखाते हैं। आओ देखो, ये देखो आपको अमोनिया का केस दे रखा है, फिर कह रहा है पीएच निकालो इतने ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इतने ml ऑफ HCl। तो आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि भाई ये जो इतने ml, इतने मोलर HCl डाल रहे हैं, ये अमोनिया के साथ एक सॉल्ट बना लेगा, और सॉल्ट का नाम क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट का नाम क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हो जाएगा।
सॉल्ट हो गया अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हो जाएगा तो सॉल्ट होने के बाद ये ज्यादा है तो अमोनिया थोड़ा बहुत बच गया होगा, यानी कि ये थोड़ा बहुत बच जाएगा और थोड़ा बहुत ये बन जाएगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे तो जितना ये बचा था उतना ये बना था, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन कितनी आ रही थी, मिली इक्विवेलेंट सेम आ रहे थे ना। जो पिछली क्लास में बैठा था वो जाके चेक कर सकता है, जाके देखो पिछली रिकॉर्डिंग। तो इसके मिली इक्विवेलेंट बराबर आ रहे थे, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो पीओएच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है। अब जब इसके 50 में से 25 यूज हो जाएंगे, 25 बच जाएंगे, और जो 25 मिली एमएल के हिसाब से जो मिली इक्विवेलेंट बचेंगे अमोनियम क्लोराइड के, इसके मिली इक्विवेलेंट बराबर आएंगे। जब मिली इक्विवेलेंट बराबर आएंगे, वॉल्यूम 25-25 एमएल इक्वल हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन भी इक्वल आ जाएगी। कंसंट्रेशन इक्वल आ जाएगी तो ये वैल्यू तो कटेगी। तो पीओएच सीधा किसके इक्वल आ रही है इस केस में, ये क्वेश्चन नहीं बन गया, सेम क्वेश्चन तो बन गया, क्योंकि बफर है। बच्चा पहचान ले कि बफर अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड। तो पी के बी की वैल्यू ये देखो, ये देखें। तो इस पी के बी से बच्चा क्या निकालेगा, पहले पीओएच को 14 में से माइनस करके क्या निकाल लेगा। सीधा क्वेश्चन होगा, दिखाता हूं आपको, ये देखो सीधा क्वेश्चन देखिए। ये पी के बी है ना, के बी का माइनस लोग लेगा, पीओएच आएगी, पीओएच को 14 में से माइनस कर देगा तो 9.24 आ जाएगा। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो कोई गलत फहमी में डाले हैंडरसन नहीं करनी, करनी है, क्योंकि इसके ऊपर बेस क्वेश्चन यहाँ पर है। सोल्ड एग्जांपल एक्चुअली हैंडरसन ही है भाई, और क्या है। हाँ, अभी हम जो क्वेश्चन है और करेंगे किसके, हैंडरसन के भी करेंगे, एसिडिक बेसिक बफर के भी करेंगे नो डाउट, और हम अभी क्वेश्चन अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के और भी करेंगे। पर उससे पहले हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करने के बाद फिर हम एक अच्छे से वर्कशीट कर लेंगे, ताकि मैं चाहूंगा तब तक आप अच्छे से पढ़ के आए, और आपका इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक में टेस्ट हो जाएगा। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो। क्या बाद में equal के समय solve करते हैं।